बेटा आज अपन जेई मेन जनवरी 2026 24 तारीख का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जेई मेन का उसको डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे पास कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन है तो फिजिक्स के क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। एक बात बता दो कि अपने पास जो क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें जो डेटा है थोड़ा ये थोड़ा मिसमैच भी हो सकता है जो आपने वहाँ पे जो पेपर में डेटा देखा है उससे। मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो रे ऑप्टिक का क्वेश्चन है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है। डेटा कुछ इस तरह से दे रखा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंथ जो है उसकी फोकल लेंथ f1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है और आई पीस जो है इसकी फोकल लेंथ f2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। वो ट्यूब लेंथ बता रखी है 10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में एडजस्ट हो रखी है तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर बताओ। तो आप जानते हो कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कहाँ इमेज बनाता है, आई पीस के फोकल प्लेन में। इसका मतलब यहाँ इमेज बनाएगा कौन, ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी एफ ई और इसको तुम कहते हो वी ओ। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये वी ओ निकालेंगे। कैसे, ये जो ट्यूब लेंथ है, ट्यूब लेंथ एक्चुअली क्या होगी, वी ओ प्लस ऑफ एफ ई, और एफ ई की वैल्यू 5 है, दोनों का सम आना चाहिए 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब वी ओ इक्वल टू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब वी ओ आ गया तो अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे लेंस फॉर्मूला लगा के यू ओ निकालेंगे, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला होता है उसमें यू ओ भी आता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। लेंस फॉर्मूला लगाऊं तो क्या लिखूंगा, 1/v और v की जगह प्लस का 5 माइनस 1/u की जगह माइनस ऑफ यू ओ इज इक्वल टू 1/f की जगह 2। इसको एक बार सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये आएगा 1/u इक्वल टू 1/2 माइनस 1/5। तो u की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। अब तुम जानते हो कि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, उसके लिए फॉर्मूला होता है गामा इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन यू ई। अब यहां बात करें यूई की तो यूई कितना हो जाएगा बेटा, एफ ई के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू डाल देते हैं। तो माइनस ऑफ वीओ की वैल्यू कितनी है, वीओ की वैल्यू 5 आई थी, अपॉन यूओ की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 3, कैपिटल डी की वैल्यू 25 और यूई की वैल्यू एफ ई के बराबर 5 पुट करोगे तो यहाँ 5। इसको सोल्व करें तो ये 5 से कट जाएगा, ये 25 इंटू 3 75/10। तो आंसर आएगा इसका -7.5। तो अगर आपके पास ऑप्शन में माइनस में नहीं था तो +7.5 करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको चार्जे दे रखे, 3 चार्जे दे रखे और आपसे पूछा है इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट। और अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, एक लाइन है, एक ऐसे लाइन है और इस जगह पे एक चार्ज रखा हुआ है -4q और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है +3q और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है +2q। और बेटा ये डिस्टेंसेस कुछ ऐसे दे रखी है, ये डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ ए है एंड दिस डिस्टेंस आल्सो ट्वाइस ऑफ ए एंड दिस डिस्टेंस विल बी 3a। अब यहाँ पे अगर डाइपोल्स की बात करें तो कितने डाइपोल क्रिएट हो रहे हैं, वो ऐसे देखने से नहीं दिख रहा। देखो यहाँ चार्ज -4q है, वहां पे +3q है, तो यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे +2q है तो भी नहीं हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि कोई भी डाइपोल का सिस्टम है तो नेट चार्ज 0 बनता है। और नेट चार्ज 0 कैसे बनेगा, नेट चार्ज 0 ऐसे बनेगा बेटा, ये प्लस का 5q और माइनस का 4q जो है वो तो +q बचा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चार्ज और रखा था जो बच्चे ने बताया नहीं है, वो -q रखा हुआ था। अब बेटा जी डाइपोल्स कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ से जो ये -q है ना, इस -q को अपन थोड़ा ब्रेक करते हैं। इसको अपन -q को देखना, इसको लिख रहा हूँ -2q। क्या लिख रहा हूँ, -2q और एक लिख रहा हूँ +q। तो ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से है ये जो -2q है इसको +2q के साथ कंसिडर करोगे तो ऊपर ये -2q है और यहाँ पे +2q है, तो एक ये डाइपोल बन जाएगा ये। और ये डिस्टेंस कितनी दे रही है, 3a। फिर ये जो +q है इसको यूटिलाइज कैसे करोगे, जो ये -4q है इसको तोड़ोगे -3q एंड -q में। तो इस -q के साथ ये जो +q है सेंटर वाला, इसको कंसिडर करें तो एक डाइपोल बन गया ये। और इस -3q का के साथ ये +3q को कंसिडर करें तो एक डाइपोल ये बन गया। तो ऐसे 3 डाइपोल बन जाएंगे। अगर बात करें इस डाइपोल की तो इस डाइपोल का
डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ये इंटू ये, तो 6qa बन जाएगा और इसकी डायरेक्शन बन जाएगी माइनस से प्लस, तो ऐसे एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 6qa। इसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा माइनस से प्लस की तरफ, तो ऐसे आ जाएगा तुम्हारे पास एक q इंटू ये डिस्टेंस 2a, तो ये बन जाएगा 2qa। और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट बनेगा 3q इंटू में 4a, तो ये बन जाएगा 12q इंटू a। तो अब आपके पास ऐसा हो गया कि एक डाइपोल मोमेंट इधर है 6qa, एक डाइपोल मोमेंट इधर है 2qa और एक तीसरा इधर है 12qa। तो इधर टोटल बन जाएगा 14qa। अब बेटा इसको और इसको वेक्टर सम करोगे तो रिजल्टेंट कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा qa इंटू रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो ये आंसर बन जाएगा, इसको सोल्व कर लेना आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके पास जो है आरबीडी का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है जिसको यहाँ से हिंज कर रखा है और ये ऐसे घूमने के लिए फ्री है। एक स्ट्रिंग इसके ऊपर से पास होती है और स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे दो ब्लॉक जोड़ रखे हैं। एक ब्लॉक का मास 400 ग्राम है, दूसरे ब्लॉक का मास 350 ग्राम है। इस रिजिड बॉडी की रेडियस दे रखी है तुम्हें 2 सेंटीमीटर और ये पूछा है कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा यदि हैवी ब्लॉक 9 सेकेंड में 81 सेंटीमीटर मूव करता है। तो आप जानते हो कि ये लाइट ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक है, तो क्या होगा, ये सिस्टम को छोड़ोगे तो नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ए होगा। तो पहले अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इसको रिलीज करने से ये ब्लॉक कितना चल गया, 81 सेंटीमीटर चल गया। तो इस ब्लॉक पे अपन मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाए तो डिस्प्लेसमेंट 81 इक्वल टू ut 0 हो जाएगा हाफ, ए की जगह ए लिखोगे, टी स्क्वायर जो है 9 सेकेंड तो 81 ही आ जाएगा। तो ये और ये कट होके ए इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब ये सीजीएस यूनिट में आएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा जी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे, उसका एफबीडी बनाएंगे, उसका एफबीडी बना के फिर फोर्स और टॉर्क इक्वेशन लगाएंगे। तो सीजीएस यूनिट में कैलकुलेशन करनी है तो जी की वैल्यू 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर कर दूंगा। इसका एफबीडी बनाए तो mg हो गया इतना, यहां मान लेते टेंशन T1 है तो ऐसे T1, और यहां पर बेटा जी एफबीडी बनाए तो 350 मल्टीप्लाई बाय जी और यहाँ टेंशन T2 मान रहा हूं। इसका एफबीडी बनाए तो ऐसा टेंशन T1 और ऐसा टेंशन T2। अब बेटा ये जो भी रिजिड बॉडी है ऐसे घूमेगी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, और अगर अल्फा की बात की जाए तो अल्फा की जो वैल्यू होने वाली है वो होगी a डिवाइडेड बाय r। ए की वैल्यू 2 है, r 2 है, तो अल्फा 1 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना अपने को, ब्लॉक पे फोर्स इक्वेशन और इस पे टॉर्क इक्वेशन लगानी। इस ब्लॉक पे अगर फोर्स इक्वेशन लगाएं इस वाले पे तो आप लिखोगे 400 मल्टीप्लाई बाय जी माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू ma। तो m की वैल्यू 400 इंटू a की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, 2 आई थी, तो यहाँ 2 लिखोगे। इस पे फोर्स इक्वेशन लगाओगे तो क्या लिखोगे, T2 माइनस ऑफ 350 मल्टीप्लाई बाय जी इज इक्वल टू 350 इंटू में 2। ऐसे ये जो रिजिड बॉडी इस पर टॉर्क इक्वेशन लगाओगे तो टॉर्क बनेगा T1 माइनस ऑफ T2 मल्टीप्लाई बाय r। तो r की वैल्यू 2 है तो एक बार 2 लिख देता हूं, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब एक काम करो बेटा, इस 2 को आना, इस 2 को यहां से यहां ले जाओ और इन इक्वेशन को अगर ऐड कर दे तो मेरे हिसाब से ये T1 और T2 कट जाएगा। तो तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं तो ये T1 और ये T1 और ये T2 कट जाएगा। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 50 मल्टीप्लाई बाय जी इज इक्वल टू, उधर क्या मिला, ये हो गया 800 और ये हो गया 700, 800 700 हो गया 1500, तो इधर मिल गया 1500 और प्लस ऑफ i बाई 2। अब बेटा जी की वैल्यू तुम्हें लेनी है 1000, तो यहाँ 1000, तो ये बन गया 50,000। तो यहां से i डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू मिलेगी 50,000 माइनस ऑफ 1500। तो i की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 50,000 माइनस 1500, तो ये बन जाएगा 48500 इंटू में 2। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है और एकदम सिंपल सवाल ही है ये। सवाल ये है कि एक सर्किट दे रखा है जिसमें बैटरी जो लगी हुई है
इसकी वोल्टेज 9 वोल्ट है और यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है 100 ओम का, और यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है 100 ओम का। तो यहाँ एक वोल्टमीटर लगा हुआ है जिसका खुद का रेजिस्टेंस 400 ओम है, और आपसे पूछा है कि इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो आप जानते हो कि वोल्टमीटर क्या रीड करता है, यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करता है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, ये जो 100 ओम और ये 400 ओम है, इनका नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा वो निकाल लेंगे। तो ये दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 500। तो 2 जीरो कट गया, ये और ये कट होके यहाँ पे कितना बन जाएगा, 20, 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे 80 ओम लगा दिया, और यहाँ पे ये 100 ओम है, ये बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस फटाफट कैसे निकालें, करंट से। तो करंट हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस 180, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इनटू में आर कर दोगे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना 2, तो ये और ये कैंसिल हो गए, 4 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी रीडिंग 4 वोल्ट आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन एकदम आसान है। क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड दे रखी है 20 मीटर, और इसके वर्टेक्स पे 3 पार्टिकल रखे हुए 200 किलो, 300 किलो का और 400 किलो का। सवाल पूछा है कि अगर इन पार्टिकल्स को अपन ऐसे बाहर की तरफ निकालें ताकि इस ट्राइंगल की साइड 20 मीटर से 25 मीटर हो जाए, तो इस दौरान इस प्रोसेस में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो आप वर्क करते हो किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो क्यों ना मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना लूं, लेकिन फॉर्मूला में 20 मीटर साइड की टर्म में ना बना के मैं ए साइड की टर्म में बना देता हूं कि साइड ए है। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या बनेगा, इंटरेक्शन की देख लो, इस और इस मास के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ जी m1 इंटू m2, जो बनेगा वो बन जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय ए। इसके और इसके इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी माइनस ऑफ जी m1 इंटू m2 बन जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय आर, ए बन जाएगा। तो इसके इंटरेक्शन की होगी, इसके होगी। अब इसके इंटरेक्शन की देखेंगे तो बनेगी माइनस ऑफ जी इंटू m1 इंटू m2 बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय ए। तो ऐसे 3 पेयर बनेंगे, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो u इज इक्वल टू, यहां से बेटा कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जी, तो जी की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 11 इंटू 10 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, बाई ए कॉमन आ जाएगा। तो 6 और 8 जुड़ के हो गया 14, 14 और 12 जुड़ के हो गया 14 और 12 जुड़ के हो गया 26, यहां आ गया 26। तो ये u इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 11 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 26 डिवाइडेड बाय ए। अब आपको कुछ नहीं करना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी u1 निकालने के लिए यहाँ पे कितना लिख देना है 20, और u2 निकालने के लिए यहाँ 25 लिख देना है, और वर्क डन हो जाएगा u2 माइनस u1, इसको कैलकुलेट कर देना है। अगला सवाल एकदम सिंपल सवाल है। इसमें क्या कर रखा है, एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, k इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर। अब बोला है कि इस स्प्रिंग को 2 पार्ट में काट दिया जाता है, किस रेशियो में, उसकी लेंथ का रेशियो दे रखा है 1:3। तो इसके 2 टुकड़े कर दे, लेंथ का रेशियो 1:3, तो इसकी लेंथ अगर L मान ले तो इसकी लेंथ 3L हो गई, और इसकी टोटल लेंथ कितनी थी 4L। पूछा क्या, पूछा ये कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ छोटे टुकड़े का। तो आप जानते हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट और नेचुरल लेंथ का प्रोडक्ट रहता है कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हो 4L इंटू में 15 इज इक्वल टू L इंटू में K डैश। तो इसको सोल्व करने से आपको K डैश की वैल्यू मिलेगी 60। तो ये सवाल थे कुछ, तो आगे फिर अगले सर आ रहे हैं क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। तो बेटा मैथ में क्वेश्चन क्या है अपने पास, मैथ में एक क्वेश्चन है जो देखा जा रहा है कि रिपीटेडली अपने जेईई मेंस के जो भी पेपर है उसमें पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन दोबारा आया है बेटा यहाँ एग्जाम में, √3 कोसेकेंड 20 डिग्री माइनस सीकेंड 20 डिग्री अपॉन में कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 80 डिग्री।
ये क्वेश्चन अपने से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का ये वाला जो न्यूमरेटर वाला फॉर्मेट है ये रिपीट हुआ है। अगेन अपन अगर डेनोमिनेटर को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें कोस का मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है, जिसमें अगर एंगल की बात करें तो एंगल 20 है, देन 40 है, उसका 2 टाइम्स एंड देन 80 है। तो एंगल अगर 2 टाइम्स होते जाते हैं तो अपने को क्या करना होता है बेटा, आप जानते हो एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। और cos 60 डिग्री जो है अपने पास, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी ऑलरेडी नो। तो क्या रहेगा, ऊपर वाले फॉर्म को अपन साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे और इस पे वो फॉर्मूला लगा देंगे मल्टीप्लीकेशन, कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अपना लग जाएगा। ये अपने पास क्या रहेगा, √3 बाय साइन 20 डिग्री माइनस 1 बाय कोस 20 डिग्री अपॉन क्या रहेगा अपने पास। अगर मैं इन तीनों को क्या कर देता हूँ, क्लब कर देता हूँ, तो ये क्या जाएगा अपने पास, 3 टर्म्स है अपने पास, तो साइन क्या जाएगा 2 की पावर 3 इंटू फर्स्ट एंगल क्या है 20 डिग्री अपॉन क्या रहने वाला है 2 की पावर n इंटू क्या रहेगा साइन थीटा, जो कि फर्स्ट एंगल क्या था 20 डिग्री। ये अपने पास आ जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये एलसीएम लेने पर क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे मैंने cos 60 को एक बार भूल गया हूँ, cos 60 क्या रहेगा अपने पास 1/2। ओके, तो नेक्स्ट आगे अगर अपन फर्दर इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे अपन, तो क्या जाएगा √3 cos 20 डिग्री माइनस क्या रहेगा अपने पास साइन 20 डिग्री और अपोन में क्या जाएगा साइन 20 डिग्री और क्या बचेगा cos 20 डिग्री। ठीक है बेटा, और अपने पास क्या रहेगा नीचे डेनोमिनेटर में क्या आने वाला है साइन 2 की पावर 3 क्या जाएगा 8 इंटू 20 क्या जाएगा 160 डिग्री और अपोन क्या जाएगा अपने पास 8 इंटू साइन 20 डिग्री, तो साथ में क्या जाएगा बेटा 1/2 और जो था 465। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये अपने पास क्या है बेटा, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो अपने पास क्या है बेटा, ये आएगा 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है अपने पास साइन थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास रहने वाला है, क्या रहेगा अपने पास देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या जाएगा, अगर ये तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या जाएगा साइन थीटा, तो साइन 20 अपने पास बन जाएगा, इससे इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 1/2 और 1/8 मल्टीप्लाई हो गया क्या जाएगा 1/16, जो ऊपर घूम के क्या चला जाएगा बेटा 16 अपने पास हो गया। यहाँ पे क्या आएगा बेटा √3 और 1 दिख रहा है, तो अपन a² प्लस b² से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, उसका रूट क्या जाएगा 3 प्लस 1 का रूट क्या जाएगा 4 का रूट क्या जाएगा 2। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा इंटू 2 और √3/2 cos 20 डिग्री माइनस क्या रहेगा 1/2 साइन 20 डिग्री और अपोन में क्या जाएगा अपने पास साइन 20 डिग्री और क्या जाएगा cos 20 डिग्री। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, तो 2 की बस कमी है, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी किससे कर दिया 2 से। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या जाएगा अपने पास साइन 2 थीटा। यहाँ पे √3/2 को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो √3/2 क्या रहेगा अपने पास, ये वैल्यू है किसकी साइन 60 डिग्री और 1/2 वैल्यू है बेटा किसकी साइन कोस 60 डिग्री cos 60। तो अगर इसको ध्यान से देखें क्या जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, जो किसके बराबर होता है साइन ए माइनस बी, और ये क्या जाएगा 2 इंटू 16 इंटू 2 क्या जाएगा अपने पास 64 आ जाएगा अपने पास, और ये क्या बन जाएगा अपने पास कैंसिल आउट होके साइन क्या जाएगा 40 डिग्री। कोई दिक्कत। तो अगर मैं इसको ध्यान से करता हूँ तो बेटा क्या रहने वाला है अपने पास, ये अपने पास रहेगा 64 इंटू क्या आ जाने वाले बेटा अपने पास कोस साइन क्या रहेगा a माइनस बी, जो कि क्या होगा 60 माइनस 20 डिग्री और अपोन क्या जाएगा अपने पास क्या बन गया था साइन 40 डिग्री। तो ये अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा साइन 40 और आंसर क्या जाएगा अपने पास 60। ठीक है बेटा, तो ये रिपीटिशन ही था, सेम न्यूमरेटर और जो डेनोमिनेटर है अपना वो अपन ने क्या किया है, न्यूमरेटर वाला पार्ट बार बार पूछा गया और डेनोमिनेटर की एक स्पेशल टाइप ही है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है जो अपन ने बार बार देखते हैं, कंटिन्यूड प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास जो अगला क्वेश्चन अपने से पूछा गया है, ये मॉड्यूलस के बेसिस पे, जिसमें ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पूछा गया, कोई बहुत हैवी क्वेश्चन ये नहीं है ना। ये ऐसे क्वेश्चन अपन जब मॉड्यूलस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो काफी बार देखते हैं, जिनमें हमें क्या करना होता है केसेस क्या करने होते हैं डिवाइड करने होते हैं बस, है ना। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास एक्स इंटू क्या रहेगा मोड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस साइन एक्स माइनस 1 का मोड प्लस 3 बराबर क्या है 0। अपने को इसमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो अपने पास रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले देखेंगे कि मोड कितने हैं, तो टोटल कितने मोड है 2। चेक कर लीजिए 0 किस किस पर है, ये 0 कब कब आएंगे जब x बराबर यहाँ पे क्या होगा 3 और जब x बराबर क्या होगा 1।
तो इनको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो x बराबर 1, x बराबर क्या रहेगा 3, तो कितने केस बन जाएंगे अपने पास टोटल? 3 केस बनने वाले हैं। 3 से इन्फाइनाइट में अगर अपन ध्यान दें तो 3 से बड़ी वैल्यू राइट हैंड साइड में, तो 3 के राइट में ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x माइनस 3 क्या जाएगा ग्रेटर देन 0, और x बराबर 1 पर ये क्या है 0, तो 1 के राइट में, तो राइट वाला पार्ट ही था 3 से इन्फाइनाइट, तो x माइनस 1 भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। बीच वाले पार्ट में क्या रहेगा, राइट में है 1 के राइट में, तो ये तो क्या रहेगा बेटा x माइनस 1 क्या रहेगा अपने पास ग्रेटर देन 0, लेकिन 3 के लेफ्ट में आ गए तो x माइनस 3 क्या आ जाएगा लेस देन 0। अगेन x माइनस 3 क्या रहेगा लेस देन 0, और x माइनस 1 क्या रहेगा, इस केस में लेफ्ट हैंड साइड था तो लेस देन क्या जाएगा 0। ठीक है, ये 3 केस अपने पास बनेंगे। तो अगर इन 3 केसेस को सोल्व करता हूँ, जैसे पहला केस क्या होगा अपने पास, पहला केस है बेटा अपने पास इनफाइनाइट से लेकर 1, तो नेक्स्ट केस है 1 से लेकर 3, और नेक्स्ट केस क्या जाएगा 3 से लेकर इनफाइनाइट, ये अपने पास केस रहेगा। तो पहला केस अपन चालू करेंगे बेटा, इसमें क्या रहने वाला है अपने पास, केस नंबर 1, जिसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बेटा, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से 1 वाले केस को अगर मैं देखता हूँ, माइनस इनफाइनाइट से 1 में दोनों के दोनों क्या है बेटा नेगेटिव, नेगेटिव है तो मोड हमेशा किससे खुलेगा बेटा नेगेटिव से, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3, माइनस था बेटा यहाँ पे ध्यान देना, माइनस था तो माइनस से खुलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा अपने प्लस में एक्स माइनस 1 प्लस में 3 बराबर 0। तो इसमें देखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में एक्स माइनस 1 प्लस 3 बराबर क्या आ गया 0, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस 4x उधर जाएगा माइनस 4x प्लस में 2 बराबर 0। तो श्री धराचार्य फॉर्मूले से अपन इसको ट्राई करेंगे तो क्या जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 माइनस क्या जाएगा अपने पास 16 माइनस 8 बाई क्या जाएगा अपने पास, यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस 4x प्लस 4x उधर जाके माइनस 4x प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में 16 और प्लस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 क्या जाएगा 8 अपॉन क्या जाएगा 2, तो एक्स बराबर क्या जाएगा अपने पास 4 प्लस माइनस ये कितना आने वाला है अपने पास 24 क्या जाएगा अपने पास 2 इंटू रूट 6 बाई क्या जाएगा 2, तो एक्स क्या जाएगा अपने पास 2 प्लस माइनस रूट। ठीक है बेटा, अगर इस पे ध्यान देते हैं तो x बराबर एक क्या रहेगा 2 प्लस रूट 6 और एक क्या रहेगा x बराबर 2 माइनस रूट 6। हमें पता है कि x क्या है बेटा माइनस इनफाइनाइट से 1, तो 2 माइनस रूट 6 1 से ऑफकोर्स क्या होगा छोटा, लेकिन ये क्या होगा ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो गया रिजेक्ट, और ये वाला केस क्या हो गया लेस देन 1 है, तो क्या हो गया एक्सेप्ट। तो एक सोल्यूशन अपना केस 1 से आ रहा है। नेक्स्ट ऐसे क्या रहेगा, केस नंबर क्या रहने वाला अपने पास 2, केस 2 में क्या है x बिलोंग्स टू क्या है 1 टू क्या है 3, 1 टू 3 में अगर मैं चेक करूं 1 से 3 में बेटा ये क्या था नेगेटिव और ये क्या था पॉजिटिव, तो ये वाला किससे खुलेगा बेटा अपने पास नेगेटिव था तो माइनस से, और ये वाला किससे खुलेगा प्लस, तो माइनस एज इट इज बाहर रहेगा, ये प्लस से खुल जाएगा। तो क्या रहेगा अपने पास एक्स माइनस से खुल गया एक्स माइनस 3 प्लस से खुला था एक्स माइनस 1 प्लस 3 बराबर क्या आ गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस एक्स प्लस में 1 प्लस में 3 बराबर क्या आ गया 0। तो क्या रहने वाला है उधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x उधर जाके माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0, एक्स क्या जाएगा श्री धराचार्य फॉर्मूला से अगेन बेटे क्या आएगा 2 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर क्या जाएगा 4 प्लस में 4 इंटू 4 मतलब माइनस 4 इंटू माइनस 4 क्या जाएगा प्लस 4 16 अपॉन 2, जो कि एक्स क्या रहेगा अपने पास 2 प्लस माइनस क्या आने वाला है बेटा अपने पास 20 का क्या जाएगा 2 रूट 5 बाई 2, तो ये क्या जाएगा अपने पास 1 प्लस माइनस रूट 5, तो इसमें एक वैल्यू क्या थी 1 प्लस रूट 5 और एक क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट 5। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ रूट 5 अप्रोक्सीमेट क्या है बेटा 2.4 समथिंग, तो 2.4 प्लस 1 क्या जाएगा 3.4, जो कि 3 से क्रॉस हो गया, तो ये केस क्या हो जाएगा रिजेक्ट। 1 माइनस रूट 5 क्या रहेगा 1 माइनस 2.4 समथिंग क्या जाएगा माइनस 1.4, तो वो भी क्या रहेगा 1 से 3 के बाहर, तो यहाँ से अपने को कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। दो सोल्यूशन अपने पास यहाँ पे आए, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो गए रिजेक्ट हो गए। रीजन क्या है कि जो इंटरवल में जिस केस को अपन देख रहे थे उस इंटरवल के अंदर हमारा सोल्यूशन नहीं आया। नेक्स्ट ऐसे ही अपना केस नंबर क्या सोल्व होगा 3 के अपने पास x बिलोंग्स टू है अपने पास 3 टू इनफाइनाइट। ठीक है, 3 टू इनफाइनाइट में अगर अपन ध्यान दें तो क्या हो रहा है बेटा ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो ये प्लस से खुल जाएगा एज इट इज, ये भी एज इट इज नॉर्मल इक्वेशन अपनी बन जाएगी। तो क्या जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस का x माइनस 1 प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0, तो एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस एक्स प्लस में 1 प्लस 3 बराबर क्या जाएगा अपने पास 0, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस में 4 बराबर 0, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनता है बराबर 0, एक्स के लिए क्या आ गया 2।
अगर x की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है बेटा 2, ये अपने पास आ गया सोल्व करके। तो x के लिए 2 अगर देखेंगे तो 3 से इनफाइनाइट के बीच में नहीं है, तो ये सोल्यूशन भी क्या हो जाएगा रिजेक्ट। तो ये सोल्यूशन अपने पास आ गया। तो अगर ध्यान दें यहाँ पे तो क्या पूछा होता टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन अपने यहाँ पे क्या जाएगा, टोटल सोल्यूशन अपने पास क्या जाएगा बेटा। अगर मैं इस केस को देखूं, पहले केस में से एक सोल्यूशन ये बन रहा था बेटा, और अगले में दोनों के दोनों रिजेक्ट हो गए थे, थर्ड में कोई भी सोल्यूशन नहीं था। तो कितना आ जाएगा बेटा, एक सोल्यूशन अपने पास आ जाएगा। क्लियर है। तो ये अपने पास मैथमेटिक्स में थे। बाकी और भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे वो आप देखेंगे। थैंक यू। देखो बच्चों, अपन आगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन से भी आया, और इस तरीके से देखो 1 माइनस साइन ln t अपॉन 1 माइनस कोस ln x। मैं इसको x ही ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ln x dx ये आ गया। ठीक है। और इसके अलावा एक कंडीशन दे रखी है कि f ऑफ e की पावर π/2 उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, e की पावर माइनस e की पावर π/2 इसके इक्वल है। और ये फंक्शन किसके इक्वल दिया हुआ है, f(x) के इक्वल दिया हुआ है। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देन फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, e की पावर π/2 इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो ये हो गया। अब इसमें देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो इसमें आपके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले ये आएगा कि ln x को मैं हटाऊं कैसे भी करके, फिर आगे सोल्व करेंगे कैसे होगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ln x को मैं क्या मान ले रहा हूँ, t मान ले रहा हूँ। तो ln x को मैंने t माना, तो यहाँ से x की वैल्यू में क्या बोलूंगा, e की पावर t ये हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो दोनों साइड, तो dx क्या हो गया, e की पावर t dt यही तो हुआ। अब ये हो गया। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपना जो f(x) है वो क्या निकल के आएगा, f(x) क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन ln x को t मान लिया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन t अपॉन 1 माइनस, ये तो है। अब यहाँ से हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, इंटू dx। अब dx की जगह अपन क्या रखेंगे, e की पावर t dt ये आ गया। अब अपना ये फंक्शन देखो क्या बन गया, f(x) कैसा फंक्शन हो गया। अभी t की जगह x का फंक्शन रख देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, x का फंक्शन बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, e की पावर t 1 माइनस साइन t अपॉन 1 माइनस कोस t। अब अपने माइंड में क्या आएगा, e की पावर x का फंक्शन है यहाँ पे। अब e की पावर x आ जाए और यहाँ पे कुछ फंक्शन आए तो अपन क्या करते हैं, e की पावर x एक f(x) बनाते हैं, उसके साथ में क्या बनाते हैं f'(x)। तो अपना क्या बन जाता है, e की पावर x f(x) प्लस f'(x) क्या बनता है, e की पावर x f(x) बन जाता है। तो वही अपन ट्राई करेंगे इसमें। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करोगे, e की पावर t को तो ऐसा कैसा रहने दोगे, इसको क्या लिखोगे 1 माइनस साइन टी को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इसको हाफ एंगल में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया 1 माइनस साइन t/2 कोस t/2 ये बन गया। अपॉन में क्या बन गया 1 माइनस कोस t क्या होता है 2 साइन स्क्वायर t/2। अब मैंने क्या कर दिया, इस 1 को इससे डिवाइड कर दिया और इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो ये फंक्शन क्या बन गया e की पावर t 1। अब 1/2 ये तो क्या हो गया 1/2 और 1 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर t/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट। तो ये क्या बन गया कोट t/2 बन गया, ये बन गया। अब देखो ये दो फंक्शन में टूट गया। अब इनमें एक f(x) होगा, दूसरा क्या होगा f'(x) होगा, तो वो अपन को देखना है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अब यदि इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो देखो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया e की पावर t 1/2 कोसेक स्क्वायर t/2 माइनस कोट t/2 ये बना। अब मैं क्या करूँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बन गया e की पावर t कोट t/2 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर t/2 ये बन गया। अब देखो यदि मैं इसको क्या मानूं f(x) मानूं या f'(t) मानूं, तो ये क्या f(x) है, तो ये क्या लिखा हुआ है f, उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है e की पावर x f(x) हो जाता है। तो यहाँ से क्या बन गया e की पावर t f(x) की वैल्यू कितनी है कोट t/2 ये तो हो जाएगा, बाहर क्या है माइनस। अब t की जगह अपन ने क्या माना था, t मैंने किसको माना था, t माना था मैंने ln x को। तो वापस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो आपका जो f(x) था वो क्या निकल के आ जाएगा
माइनस ई की पावर ln x इंटू कोट, ये क्या हो गया ln x बाई 2, प्लस साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट भी आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन करोगे तब, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, fx निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, fx आ गया तो आपको जो भी वैल्यू दी हुई है वो लिख लेनी है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक कंडीशन दी हुई थी, क्या दी हुई थी, f ऑफ e की पावर पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, माइनस e की पावर पाई बाई 2, ये थी। तो ये c की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू यदि यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ e की पावर पाई बाई 2, ये वैल्यू यदि यहाँ रखोगे तो ये तो क्या हो गया, x बन गया एक तरीके से, तो माइनस x की जगह कितना रख दो, माइनस e की पावर पाई बाई 2 कोट, ये क्या आ जाएगा ln x, तो x की जगह रखोगे तो ln e की पावर पाई बाई 2, तो वो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये क्या होगा, e की पावर पाई बाई 2 है ये भी e की पावर पाई बाई 2, यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और आगे अपन को क्या वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू सोल्व कर लेंगे। इसमें क्या दिया हुआ था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वहाँ पे x की जगह अपन क्या रख देंगे, e की पावर पाई बाई। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है सर्कल से। देखो सर्कल में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्कल सर्कल passes through ओरिजिन, एक सर्कल है वो कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और उसकी रेडियस क्या दी हुई है, उसकी रेडियस दी हुई है 4 यूनिट। ठीक है, रेडियस 4 यूनिट दी हुई है, एंड 2 पॉइंट दिए हुए, किस पे दिए हुए, सर्कल पे, 2 पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -√2a, 0 एंड बी उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने 0, -3b, जो कहाँ लाई कर रहे हैं, लाइज ऑन सर्कल, उस सर्कल पे क्या करे, लाई कर रहे हैं। तो आपको क्या बताना है इसमें, फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल AOB। ओ क्या है यहाँ पे, ओरिजिन है, बोल रहा है कि इज ए सर्कल, कि इसका आप जो लोकस फाइंड करोगे वो क्या आएगा, एक सर्कल आएगा, और उसकी आपको क्या बतानी है, फाइंड रेडियस, उसकी आपको क्या बतानी है, रेडियस बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या करोगे आप, अब पहला तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो सर्कल है वो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से। अब ओरिजिन से पास हो रहा है तो अपन क्या मानेंगे उसमें, तो आप सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, यदि जनरल सर्कल की इक्वेशन में बोलूँ तो वो क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब ये होती है। अब यहाँ से ये जो सर्कल है वो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पास हो रहा है तो 0,0 रख दो, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। एक्चुअल में अपना जो सर्कल है वो कैसा दिख रहा है, ये वाला सर्कल हो गया। ठीक है, और ये किससे पास हो रहा है, 0,0 से। ये अपनी सर्कल की इक्वेशन आ गई। इसके लिए मैं यदि रेडियस बोलूं तो वो कितनी दी हुई है, 4, और होती क्या है, रेडियस होती है √g² + f² - c, उसकी वैल्यू तो 0 होगी। तो यहाँ से मैं यदि बोलूँ तो क्या हो गया, g² + f² की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गई। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि ये सर्कल किससे जा रहा है, इन दोनों पॉइंटों से भी क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इन दोनों पॉइंटों से जा रहा है तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से इसका मैं डायग्राम की बात करूँ तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा कि ये ओरिजिन से भी पास होना चाहिए, और ये वाला पॉइंट क्या है, -√2a, 0, ये तो है। और ये वाला पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट क्या है, 0, -3b, ये तो पॉइंट है। अब यदि मैं देखूँ तो इस सर्कल के लिए ये क्या होगी, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, और ये वाली लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। वो अपन जानते हैं कितनी होती है, तो लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट कितनी होती है, 2√g² - c, उसकी वैल्यू तो कितनी है, 0, और वो किसके इक्वल है, इस लेंथ के इक्वल, और ये लेंथ कितनी है, -√2a, तो उस पर मोड लगा दूं क्योंकि अपन लेंथ की बात कर रहे हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। दोनों साइड क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो क्या आ जाएगा, 4g² = ये कितना आ गया, 2a²। तो g² की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, g² निकल के आ गया a²/, ये आ गया अपने g²। अब सेम टू सेम काम में किस में करूं, y कोऑर्डिनेट में कर सकता हूं। तो y कोऑर्डिनेट में करूंगा तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है, mod -3b,
अब ये किसके इक्वल होगी, एफ स्क्वायर माइनस सी के, तो वो क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2√f², वो किसके इक्वल आ जाएगी -3b, इसी के इक्वल आएगी। दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा 4f² = 9b²। तो यहाँ से f² की वैल्यू क्या आ गई 9b²/4, ये तो आया। और इससे पहले यदि मैं बोलूँ तो ये क्या है, g² की वैल्यू a²/2, तो यहाँ पे क्या रख दूँ, g² की वैल्यू रख दूँ और f² की वैल्यू रख दूँ। तो यहाँ पे रिलेशन किस में आ गया, a और b में क्या आ गया, अपना रिलेशन आ गया। तो वो रिलेशन क्या आ गया, देखो g² की वैल्यू क्या रख दूँ, ये अपने फाइंड किया था ये रेडियस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a²/2 प्लस f² की जगह क्या रख दो 9f²/4 = 16। तो इसको सोल्व कर लो, एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा 2a² + 9f², ये 4, तो ये कितना हो गया 64। ये एक रिलेशन बन गया। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें हमने पूछा है कि लोकस ऑफ सेंटर्ड ऑफ ट्रायंगल AOB। अब ट्रायंगल AOB का लोकस देखो, जैसे ये ट्रायंगल है, ये A है, ये O है, ये क्या है B है। A के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए -√2a, 0 और B के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -3b, और O क्या है ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0। तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड G क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, तो x कोऑर्डिनेट का सम कितना है -√2a/3, ये हो जाएगा। और ये क्या है y कोऑर्डिनेट, तो वो क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का सम, वो कितना हो जाएगा -3b/3। तो ये कितना आ गया, ये क्या है, इसका लोकस बताना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा h, k के इक्वल। तो h की वैल्यू तो यहाँ से कितनी आ गई -2a/3, -√2a/3, और k की वैल्यू क्या आ गई -b आ गई। तो यहाँ से h² की a² की वैल्यू रख दूँ, क्योंकि लोकस होता है क्या है h और k में रिलेशन। तो यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9h²/2, ये तो आएगा। और यहाँ से b² की वैल्यू क्या आ गई a² के इक्वल, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो ये रिलेशन क्या दिया हुआ है 2a² + 9b² = 16, ये तो दिया हुआ है। यहाँ पे b² आ जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू अपन ने रख दी यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा 2a² + 9b² = 64, तो ये बन गया। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो a² की वैल्यू क्या है 9h²/2, तो ये क्या हो गया 9h²/2 प्लस 9b² की वैल्यू क्या है k² = 16। तो ये 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या बन गया 9h² + 9k² = इधर क्या है 64 है, तो अपन यहाँ पर भी क्या लेंगे 64 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 64, तो h² + k² क्या आ गया अपना 64/9, ये आ गया। और ये क्या है एक सर्कल निकल के आया, तो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी, ये एक तरीके से क्या आ गया x² + y² = 8/3 का होल। r की वैल्यू इस सर्कल के लिए कितनी होगी 8/। क्वेश्चन वैसे इजी है, लेकिन इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ पूछ लिए इसमें, ठीक है। तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है बाइनोमियल से। तो देखो बाइनोमियल में अगला क्वेश्चन देखो, वो क्या दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है। तो देखो बाइनोमियल से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। तो ये क्या है, फाइंड s = 1/25 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल, और ये कितनी टर्म तक चल रहा है 13 टर्म्स तक चल रहा है, ठीक है। अब इसका अपन को क्या बताना है, सम बताना है एक तरीके से। तो सम देखो क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो क्या, पहले तो आप बाइनोमियल वाले क्वेश्चन को कैसे सोचोगे, आर्थ टर्म लिखोगे, फिर आगे सोचेंगे कैसे बन रहा है। तो आर्थ टर्म क्या हो जाएगी इसकी, यदि मैं एस लिखूं तो कितनी टर्म है इसमें सिग्मा 13 तक है, तो आर की वैल्यू आप 1 से लेके कहाँ तक लेके जाओगे 13 तक। अब यदि मैं इसको लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो 25, उसमें 2 कम हो गए, फिर और 2 कम हो गए, ऐसे यहाँ पे क्या है 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो ये 1 वाला तो क्या हो गया 2r - 1 फैक्टोरियल, यही होगा। तो ये 2r - 1 फैक्टोरियल हो गया। तो 25 वाले को आप क्या लिखोगे, एक तरीके से ये क्या लिखा हुआ है 26 - 2r - 1 फैक्टोरियल, ये तो लिखा हुआ है। देखो r की वैल्यू 1 रखी तो ये क्या बन गया 1, तो 26 - 1 कितना हो गया 25। r की जगह 2 रखा तो ये कितना आ गया 3, 26 - 3। तो ये सीरीज है सेम टू सेम। तो मैंने इसकी आर्थ टर्म लिख ली और सिग्मा लगा दिया।
अब देखो इसमें ये देखा हुआ लग रहा है कि ये नंबर और उसको 26 में से माइनस कर दिया, तो मैं क्या करूं, यदि यहाँ 26 फैक्टोरियल होता तो ये क्या बन जाता 26c 2r-1। तो वही काम करूंगा, तो मैं इसको मैंने क्या कर दिया 26 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया एस, तो अपना क्या बन गया 1/26 फैक्टोरियल 26c, ये क्या बन गया सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके कितना तक है 13 तक 26c 2r-1, ये बन गया। अब ये क्या है, यदि इसको आप ओपन करोगे तो ये कैसा लिखा हुआ है 1/26 फैक्टोरियल, तो ऐसा कैसा है, और ये क्या लिखा हुआ है 26c, r की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1 प्लस 26c 3, और नंबर वाले लिखे हुए 26c 25, यहाँ तक लिखा हुआ। इसका सम कितना होता है, यदि ये होता है 26c 0 प्लस 26c 1, ऐसे 26c 26 तक, उसका सम क्या होता है 2 की पावर 26। अब ये क्या है ओड वाली टर्म लिखा हुआ है, तो उसका सम क्या हो जाएगा 2 की पावर 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 25 अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है 26 फैक्टोरियल, ये आपका क्या हो गया आंसर होगा। ठीक है, तो आज हम बेटा, मैं हूं अनुज सिंह हाड़ा, आज हम 24 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज इसके। तो केमिस्ट्री से ही चालू करेंगे अपन, बिना टाइम वेस्ट करें, है ना। देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि जैसे ओजोन लिया आपने, है ना, तो इसके सेंट्रल मेटल एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक है, उस पे ये क्वेश्चन आया है। तो ये O3 है, O3 का स्ट्रक्चर अपन सब लोग जानते हैं, कुछ ऐसा होता है। अब ऑक्सीजन जब भी 2 बॉन्ड बनाता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, और जब 1 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर माइनस होता है। अब पूरा O3 मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसका मतलब सेंट्रल एटम पे कितना चार्ज होगा +1। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये था अपना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक अपन ने IF3 मॉलिक्यूल लिया है, एक IF5 और एक IF7, और इनको क्या करना था, इनकी रिस्पेक्टिव शेप के साथ क्या करना था, मैच करना था। तो इन हर एक की अपन को क्या निकालनी पड़ेगी, शेप निकालनी पड़ेगी। तो IF3 की अगर अपन बात करें तो इसमें अगर अपन देखें तो 3 तो क्या बन जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। और अगर लोन पेयर की बारे में बात करें तो देखिए कितने हो जाएंगे। तो आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 7 में से 3 चले गए किसमें, बॉन्डिंग में चले गए, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर कितने हो गए 2 हो गए। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी sp3d। अब sp3d में सब लोगों को ध्यान रखना है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपन एक्सियल पोजीशन पे लगाते हैं, एक आपका इक्विटोरियल पे लग जाएगा, लोन पेयर भी आपका इक्विटोरियल पे होगा। तो इसकी अगर आप शेप देखोगे तो टी शेप बोल सकते हो इसकी, है ना। तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट IF5, IF5 इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट देख सकते हो 5 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर अपने कितने होंगे भाई, तो देखो 7 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 को माइनस कर दो किससे, 5 बॉन्ड से, ठीक है। तो बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब लोन पेयर कितने हो गए 1, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। इसका मतलब आयोडीन पे अपन को क्या लगा देना है, 1 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन ऐसे, है ना। तो इसकी आपकी जो शेप होगी वो आपकी कैसी दिख रही है, स्क्वायर पिरामिडल टाइप से दिख रही है। तो इसलिए इसकी शेप क्या हो जाएगी भाई, स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट IF7, IF7 मतलब कितने हो गए 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 7 ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब सारे बॉन्डिंग में चले गए भाई। अब अगर आप फ्लोरीन ऐसे बनाओगे, देखो ध्यान से, तो इस टाइप से बन जाएगा। अगर आप इन सबको ज्वाइन कर दो तो देखो पेंटागनल बन गया, और 2 फ्लोरीन आपके ऊपर नीचे होंगे एक तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, पेंटागनल। और अगर आप ज्वाइन करोगे तो पिरामिड जैसी शेप होगी।
तो पेंटागनल तो बेस हो गया, तो पेंटागनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन। इनऑर्निक के काफी बार इस बार काउंट बहुत बढ़ गया है, इनऑर्निक का 5 क्वेश्चन आ गए अच्छे खासे। अब तीसरा क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी को लेके, जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक पार्ट था। इसमें अपन को क्वेश्चन में दे रखा था कि MgCl2, AlCl3, AgCl और PbCl2, है ना। और इसमें अपन को मैच करना था कि कौन कौन से आपके वाटर सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल इन हॉट वाटर, है ना, और कौन सा बंदा स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा किसमें, पानी में। तो सिंपल आपका सॉल्युबिलिटी को लेके सवाल आया था, है ना। अब वाटर सॉल्युबल साफ पता चल रहा है कि भाई जो आपके फर्स्ट है, सेकंड है और आपकी जो Al है, इसकी जो क्लोराइड्स होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है, क्योंकि आयनिक नेचर इनकी अच्छी खासी होती है। तो MgCl2 और आपका AlCl3 ये आपके क्या हो जाएंगे, वाटर सॉल्युबल। हॉट वाटर के अंदर कौन सॉल्युबल होता है, PbCl2। वही कोल्ड वाटर के अंदर आपका PbCl2 क्या होता है, आपका एक तरीके से हॉट वाटर के अंदर ही सॉल्युबल होता है, कोल्ड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। इसलिए अपन ने पढ़ा भी था, ये अपना ग्रुप 1 में भी आता है, ग्रुप 2 वाले रेडिकल में भी आता है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका PbCl2 आ जाएगा, आपका हॉट वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। इसलिए वो 2 ग्रुप में आता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल की बात करें तो ये अपना इसके अंदर कौन आ जाएगा, AgCl। इस तरीके से हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत फेमस हो रहे हैं कि आपसे पूछा है कि जैसे डाइपोल मोमेंट है NF3 का ज्यादा है किससे, NH3 से। ये स्टेटमेंट अपन को बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। और दूसरा स्टेटमेंट था कि आपका जो BH2 होता है वो आपका क्या होता है, नॉन पोलर। तो अगर अपन इन दोनों क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सबसे आसान क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं BH2 की। तो BH2 तो आप चाहे सॉलिड स्टेट ले लो चाहे गैसेस स्टेट ले लो, गैसेस स्टेट में तो आपका क्या होगा, लीनियर होगा, तो आपका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए नॉन पोलर होगा। और अगर आप सॉलिड स्टेट भी लेते हो तो सारे डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसल आउट कर देते हैं। ऑल्दो आपका जो ये बॉन्ड होता है ये पोलर होता है, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है, बोला है कि नॉन पोलर है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही। NF3 का डाइपोल मोमेंट NH3 से ज्यादा है कि नहीं है, तो इसके लिए अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें सिंपल आपको वेक्टर के हिसाब से चलना था, तो इसका वेक्टर नीचे की तरफ होंगे, इसके वेक्टर क्या होंगे, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। वही अगर अपन NH3 की बात करें तो इसमें सारे डाइपोल मोमेंट के वेक्टर्स का क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एडिशन हो रहा है, और लोन पेयर का भी ऊपर की तरफ है, मतलब सारे वेक्टर का एडिशन हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा हो जाएगा, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेके आया है कि जैसे K4FeCN6 है, मतलब FeCN6 उसके ऊपर 4- चार्ज हो जाएगा, K4FeCN6 है। तो अब इसके बारे में पूछा है, और एक कोबाल्ट F6 के बारे में पूछा है, F6 3- और एक पूछा है किसके बारे में, कोबाल्ट ऑक्सलेट के बारे में आपसे पूछा था। तो हर एक कॉम्प्लेक्स में आपको बस एक ही चीज बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है, ज्योमेट्री बतानी है। तो FeCN6 अगर अपन बात करें इन सब की, तो इन सब की ज्योमेट्री जो होगी वो आपकी सिमिलर होगी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें तो अपन को सोचना ही नहीं है, बचा हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये CN है, ये आपका SFL है ना। SFL में और इसमें कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करें तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये Fe+2 हो गया, मतलब ये D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हम सब लोग जानते हैं D3 से लेके D7 तक अगर आपका SFL होता है
तो आपको D2sp3 बोलना है, और अगर आपका WFL होता है तो sp3D2 होता है। अब इसमें आपका SFL ले लिया अपन ने, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो क्या होगा, D2sp3 होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। अब इसमें अगर अपन बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो इसमें फोर्स पेयरिंग हो जाती है भाई। क्यों फोर्स पेयरिंग हो जाती है? क्योंकि इस वाले केस में अपन सब लोग जानते हैं डेल्टा नॉट ज्यादा होता है T से, मतलब इसलिए अपन को पेयरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0 BM। ठीक है, अगले कॉम्प्लेक्स के ऊपर बात करते हैं, COF6 3-, तो यहाँ पे आपका कोबाल्ट +3 हो गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी कितनी हो जाएगी, D6 हो जाएगी। अब ये भी अगर आप ध्यान से देखो तो आयरन के जैसा ही D6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने गेम खेल लिया, ये आपने क्या ले लिया है, WFL ले लिया है भाई। फ्लोरीन आपका इसमें क्या होता है, WFL होता है, तो इसमें आप पेयरिंग नहीं करा सकते, आपको जंप कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जंप कराने की जो एनर्जी होगी वो इस बार कम होगी, पेयरिंग वाली जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा। तो अपन ने 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, नीचे वाले एनर्जी वाले में, तो ऐसा हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें, 4 आ गए। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर अपन बात करें तो 4 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 6√24 BM हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला इन लोगों ने ट्रिकी कर दिया, एक्सेप्शन को लेके सवाल पूछ लिया है ना। ऑक्सलेट वैसे तो आपका WFL होता है, लेकिन कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट +3 के साथ, चाहे कोई भी +3 का हो, Fe+3 कोबाल्ट +3 सबके साथ ये ऑक्सलेट SFL के जैसे काम करेगा। कोबाल्ट इसमें +3 में है, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी D6, मतलब इसमें भी आपको SFL के जैसे काम कराना है और इलेक्ट्रॉन्स को भर देना है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे इस तरीके से, तो इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 BM आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो अपनी वापस है भाई, D2sp3 हो जाएगी। इसकी D2sp3, इसकी sp3D2, और इसकी तो अपन ऑलरेडी लिख चुके थे D2sp3। तो इनऑर्गेनिक के जितने भी सवाल थे, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, सॉल्ट एनालिसिस का भी क्वेश्चन आ गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी, केमिकल बॉन्डिंग का भी। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑर्गेनिक की डिस्कशन, है ना। ये लीजिए सर। सो बच्चों, कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। आज के शिफ्ट में ऑर्गेनिक जो थी ना, तो थोड़ा सा इजी दिखी है, कंपेयर करें मींस कल वाली शिफ्ट से और उसके पहले वाली शिफ्ट में। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, मींस GOC से पूछ लिया था कि आप 4 एल्कीन बना के दे दिए, CH3 और CH3, C डबल बॉन्ड CH3, CH3, CH3 और H। यहाँ पर इन्होंने क्या ले लिया, सिस एल्कीन ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया इन्होंने, ट्रांस एल्कीन ले लिया। यहाँ पर कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ क्या, एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी यहाँ पर पूछा था, A, B, C और D। ये बच्चों काफ़ी बार क्लास में भी करवाया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ जो एल्कीन होती है, यहाँ पर अगर बात करें तो अगर हम लोग नंबर ऑफ अल्फा H निकाल लें, तो जितने ज़्यादा क्या होंगे, अल्फा H होंगे, तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पर स्टेबल होगी। तो अगर बात करें तो डबल बॉन्ड का अगला जो कार्बन होता है, इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, ये सारे क्या अल्फा। एक कार्बन पर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, यहाँ पर अपन के आगे कितने, 12 अल्फा H। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कितने हैं अपन के, 9 अल्फा H। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अपने पास 6 अल्फा H है, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी कितने, 6 अल्फा H। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ अल्फा H। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गई वो तो A हो गई, देन क्या हो गई, B हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों में अल्फा H क्या है, सेम है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो कंपैरिजन होगा वो अल्फा H से नहीं आएगा। अब यहाँ पर आएगा क्या, ये जो सिस एल्कीन है, तो ये जो CH3 है,
तो ये बल्कियर साइज है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्सन की वजह से ये जो एल्कीन है ये क्या हो जाएगी, कम स्टेबल हो जाएगी कंपेयर करके किससे, ट्रांस से। तो ट्रांस क्या हो गया अपन का, ज्यादा स्टेबल हो गया, किससे, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन क्या, सिस। तो यहाँ पर कौन स्टेबिलिटी में चला जाएगा, डी चला जाएगा, देन उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो ये अगर ऐसा कुछ ऑप्शन बना होगा तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला गया है टॉलिन टेस्ट कौन सा कंपाउंड देगा। तो टॉलिन टेस्ट का कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड्स बनाए गए थे। OCH3 ये फर्स्ट कंपाउंड बनाया गया। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या करेगा, टॉलिन टेस्ट देगा। ये सेकेंड कंपाउंड बना दिया, ये थर्ड बना दिया, ये हो। सो हमें ये पता रहता है कि जो टॉलिन टेस्ट के कंपाउंड होते हैं वो हम लोग बात करते हैं क्या, एल्डिहाइड देते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन क्या करता है, टॉलिन टेस्ट क्या करता है, निगेटिव देता है। लेकिन एक और कंपाउंड पढ़ाया जाता है कि ऐसा एक कंपाउंड होता है जो कि क्या होते हैं, हेमी एसिटल कंपाउंड होते हैं, वो भी क्या करते हैं, टॉलिन को पॉजिटिव देते हैं। तो हमें यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर हमें ये पता करना था कौन सा क्या हेमी एसिटल कंपाउंड है। तो आप अगर इसको देखो तो दिस कंपाउंड इज अ हेमी एसिटल कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या करेगा, टॉलिन क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, बाकी रिमेनिंग कोई भी क्या पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। सो काफी इजी क्वेश्चन था। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या, एक और क्वेश्चन आया था, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ डाइजोनियम पूछा गया था। तो डाइजोनियम के कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ किए गए यहाँ पर। डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl- OCH3, देन N2+Cl-, यहाँ पर CHO लगा दिया गया, और यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे दिया गया ओनली। देन उसके बाद एक और लास्ट बनाया गया यहाँ पर N2+ और क्या Cl- और यहाँ पर NO2 लगा दिया। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट की, तो डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, सिंपली ये रहता है अपन का कंपाउंड, ये N ट्रिपल बॉन्ड N और क्या प्लस, और यहाँ पर क्या Cl-। अगर मैं बात करूँ ये डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल कैसे रहेगा, तो अगर आफ्टर हीटिंग भी बात करें तो आफ्टर हीटिंग क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, मतलब N2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है, पहली बात। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो भी यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन पे केटाइन, और केटाइन की स्टेबिलिटी तब बढ़ती है जब अपने क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये OCH3 कौन से इफेक्ट लगा रहा होगा, +M, CHO कौन से इफेक्ट लगा रहा है, -M, और NO2 कौन से इफेक्ट लगा रहा है, -M। तो अगर मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करूं A, B, C एंड D, तो डाइजोनियम जो सॉल्ट होता है वो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर देखें तो A में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन अगर B और D की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या, विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, तो जिसकी वजह से अपन का कौन सा चला जाएगा, C। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी देखूं तो CHO और NO2 में किसकी ज्यादा होती है, NO2 की ज्यादा होती है, इसलिए सबसे लीस्ट स्टेबल चला जाएगा। तो यहाँ पर हम B लेंगे, देन क्या लेंगे अपन, D लेंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट जो भी होगा स्टेबिलिटी कंपैरिजन में ये आएगा करेक्ट आंसर। अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी पूछा गया था, मतलब ये IUPAC में कराया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला आइडेंटिफाई, मैच द कॉलम था, मैच द कॉलम था, मतलब यहाँ पर आपको मैच द कॉलम कराना है। मान लो यहाँ पर कॉलम 1 है और ये क्या है, कॉलम 2 है। यहाँ पर इन्होंने बोला अपने पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, देन उन्होंने बोल दिया क्या है, अराइल क्लोराइड, देन उन्होंने बोल दिया विनाइल क्लोराइड, देन इन्होंने बोल दिया क्या है, अलाइल क्लोराइड। तो मैं अगर बात करूं तो यहां पर इन्होंने डायग्राम भी ड्रॉ किए हुए थे। ये मान लीजिए Cl हो गया, ये CH2 क्या हो गया, Cl हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 क्या हो गया, यहाँ पर Cl ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 P Q R एंड S, मैच द कॉलम था, ऑप्शंस बना के रखे थे।
तो यहाँ पर अगर बहुत सिंपल सी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें किसकी, बेंजाइल क्लोराइड की। तो बेंजाइल क्लोराइड जो होगा यहाँ पर आएगा Q, तो फर्स्ट को Q से। अराइल क्लोराइड, या यहाँ पर ये भी हो सकता है अगर फिनाइल क्लोराइड भी दिया तो भी सही है यहाँ पर, तो ये कौन सा हो जाएगा अपन का, P हो जाएगा। विनाइल क्लोराइड वो उसे बोलते हैं जहां पर क्या होता है, डबल बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा हुआ हैलाइड होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, विनाइल हैलाइड या विनाइल क्लोराइड। तो अपने पास इसके लिए चला जाएगा S। और अगर बात करें अलाइल क्लोराइड क्या होता है, डबल बॉन्ड का अगला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ हैलाइड होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अलाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर R चला जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये भी मतलब क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ऐसे टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आज का पेपर मेरे को ऑर्गेनिक का काफी ज्यादा इजी लगा है कंपेयर करें क्या मींस लास्ट टाइम के क्वेश्चन से। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस में ये दिया था, फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, यहां पर इन्होंने बोला X गैस निकली है। देन उसके बाद यहां पर क्या है, जो भी प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट इन्होंने पूछ लिया होगा, जो भी प्रोडक्ट बनाया। देन उसके बाद यहां पर इन्होंने बेंजोइक एसिड दे दिया, और यहां पर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या है रिएक्शन कराई, तो यहां पर क्या है, वाई गैस निकली, और यहां पर इन्होंने बोल दिया बाई प्रोडक्ट बना। देन इसके बाद आई थिंक मेरे को लग रहा है यहाँ पर इन्होंने मोलर मास वगैरह पूछा होगा, गैस X प्लस वाई का क्या बता दो, मोलर मास बता दो, आई थिंक यही पूछा गया होगा इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, फिनॉल से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होती है, हाफ मोल क्या होती है, H2 गैस निकलती है, और जो बाय ये प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बनेगा। कौन सा बनेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। देन अगर मैं बात करूं सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो ये क्या करता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर अपने पास क्या, C डबल बॉन्ड O H O माइनस Na प्लस। तो ये क्या करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो ये H लेगा, और यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से यहाँ से क्या निकल जाएगी, H2O गैस निकल जाएगी, और यहाँ पर कौन सा, CO2 गैस निकलेगी। तो यहाँ पर जो गैस बनी वो कौन सी बनी, CO2, और जो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट इसका बना होगा, ये क्या बना होगा, सॉल्ट बना होगा, तो यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O माइनस और क्या, Na प्लस। तो अगर मैं मास की बात करूं तो CO2 का मास जो होगा कितना होगा, 44, और अगर मैं H2 की बात करूं तो कितना होगा, 2। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 46। सो आज के लिए इतना ही, इतनी क्वेश्चंस बच्चों ने बताए हुए थे मेमोरी बर्स्ट में। तो अगला जो डिस्कशन होगा वो फिजिकल का होगा। सो सर आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो कुछ क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड पूछे गए हैं वो वाले, और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, जिसमें आपको दिया हुआ था कि दो सॉल्यूट है A और B, इनके मास दे रखे थे 0.3 ग्राम, 0.9 ग्राम, और उसके साथ दिया हुआ था इनका मोलर मास दे रखा है 30 ग्राम पर मोल और 90 ग्राम पर मोल। उसके साथ दिया था इनका वॉल्यूम 100 ml, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, और इसके वांडा फैक्टर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही लेना होगा, जिसमें वांडा फैक्टर आप ले सकते हैं 1, इसका भी 1। हमें चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का कितना होगा ये। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि दो सॉल्यूट्स से दोनों सॉल्यूट्स के मोल्स फाइंड करेंगे, और इससे फाइंड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का, और कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए फाइंड कर लेते हैं। गिवन मास है 0.3 ग्राम, मोलर मास 30, तो ये आपका आ जाएगा 0.01 मोल। और इस तरह से सॉल्यूट बी के मोल्स भी फाइंड कर लीजिए, 0.9 बाई मोलर मास 90 और अगेन 0.01 मोल। तो इस तरह से टोटल मोल जो सॉल्यूट के हो जाएंगे दोनों का सम हो जाएगा। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट Na प्लस NB 0.01 प्लस 0.01 0.02 मोल, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि 0.1 लीटर 100 ml का मतलब
और ये आपका मोलैरिटी आ गया 0.2 मोलार। तो इस तरीके से हमने मोलैरिटी फाइंड कर लिया और इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ICRT। हमें इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आप फाइंड करिए एटीएम में, तो उसके लिए आप आर की वैल्यू 0.0821 दीजिए और इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे, जैसे ये 1 इंटू 0.2 इंटू 0.0821 इंटू 300। तो ये सॉल्व करके आपका एटीएम आएगा, जो अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट इंटीजर बोले तो 5 एटीएम इसकी वैल्यू आएगी। तो ये एक सिंपल सा ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन था जो पूछा गया था इस पर बेस्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन की एक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज है जिसका हमें जेड पता नहीं है, और उसमें हमें 2 वेलोसिटी दे रखी है और उसमें पूछा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा। तो उसमें एक तो वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है आपको, वो थी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और दूसरा वेलोसिटी दिया था 2.5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और हमें इसमें पूछा गया था कि जेड की तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यूज क्या होगी। एन की वैल्यूज में कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे इस तरह से, तो आप देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है z/n। इसका मतलब n अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है जिसमें यहाँ पे n की लेस वैल्यू होगी पहले वाले में, और दूसरे वाले में n की वैल्यू होगी मोर। तो इसमें से एक ही ऑप्शन था जिसमें लेस और मोर वैल्यूज दे रखी थी, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ n कम होगा और वेलोसिटी कम वाले का n ज़्यादा होगा, क्योंकि z की इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दे रखी है। अगर z दिया हो तो हम एक्यूरेट n का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था तो हो सकता है इसमें इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट दे रखी हो या कुछ कम भी हो सकती है। एक और क्वेश्चन पूछा था रेडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें आपको दे रखा था कि डाइक्रोमेट जो है K2Cr2O7 उसकी रिएक्शन है I- के साथ, और प्रोडक्ट दे रखा है Cr+3 और I2। हमें यहाँ पे चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो इसको, +6 यहाँ पे -1, यहाँ +3 और यहाँ पे 0। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पे 2 क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे 6, एक के लिए 3 का साइन है, और यहाँ पे एन फैक्टर इसका हो जाएगा 1। तो एक तरह से देखें तो 1 मोल डाइक्रोमेट जो है वो 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। और दूसरी रिएक्शन आपको दे रखी है जिसमें डाइक्रोमेट की रिएक्शन है सल्फाइड आयन के साथ, और इसके प्रोडक्ट दे रखे हैं सल्फर और Cr+3। तो ऐसे केस में इनका फिर से ऑक्सीडेशन नंबर +6 -2 +3 और 0 हो, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, वो -2 से 0 हो रहा है, और क्रोमियम का +6 से +3 में हो रहा है। तो अगर हम एन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे एन फैक्टर आएगा 6 और इसके लिए एन फैक्टर आएगा 2, और इस तरह से इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 मोल डाइक्रोमेट के लिए बोलेंगे तो फिर से 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो फिजिकल के जो है पूछे गए हैं, जो हमने डिस्कस किए। तो इसके बाद नेक्स्ट सर आ रहे हैं नेक्स्ट डिस्कशन के लिए। ये कंप्लीट हो गया, शुरू करना है क्या? वो ये इसका क्या करना है? किधर के कंप्यूटर वाले?
गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपके सामने मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो बात करते हैं हम लोग आगे की। देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है और इसमें एक डेटा दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और पूछा गया है कि 10 बल्ब है जो कि फ्यूज है और 90 बल्ब है जो कि लाइट है। आपको ये बताना है कि यदि कम से कम इनमें से टोटल 100 बल्ब में से यदि मैं 8 बल्ब को चूज करता हूं तो कम से कम 7 बल्ब के खराब होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो, कम से कम यदि मुझे सबसे पहले मैं बात करूं आपको, तो खराब बल्ब फाइंड आउट चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 10/100 दैट इज 1/10। और यदि मैं सही बल्ब की चूज करने की प्रायिकता की बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? 90/100 मतलब 9/10। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि कम से कम 7 बल्ब खराब होने चाहिए, तो कम से कम यदि 7 बल्ब खराब होने चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 8। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। और यदि इसकी बात करें हम, तो 10 में से यदि मैं 7 सेलेक्ट करता हूं तो टोटल खराब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10 टू दी पावर 3 और 9/10 टू दी पावर 7 प्लस उसी प्रकार से 10 में से यदि मैं 8 सेलेक्ट करता हूं तो 1/10 टू दी पावर 2 और 9/10 टू दी पावर 8। और इसको यदि हम सोल्व कर लेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो स्टैटिक्स का एक आसान सा क्वेश्चन है और उसमें पूछा गया है कि टोटल एक 10 डेटास को कंसीडर किया है जिसका मीन आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 10 है। क्वेश्चन के अंदर इसका वेरिएंस दे रखा है, उसकी वैल्यू 2 दे रखी। क्वेश्चन में पूछा गया है इफ वन ऑफ डेटा अल्फा इज रिमूव। एक डेटा है जिसका नाम है अल्फा, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम डेटा, न्यू डेटा एंट्री, और उसकी जगह रिप्लेसमेंट किसका हुआ है? बीटा का, दैट इज न्यू डेटा एंट्री। इसको हमने एंटर करा दिया। नाउ मीन इज 10.1, तो जो मीन था हमारा वो कितना हो जाएगा? 10.1 हो जाएगा। नाउ वेरिएंस इज 1.99 और जो वेरिएंस था हमारा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1.99। तो आपसे पूछा है, बताइए भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए हमको। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम बात करें सिग्मा ऑफ एक्स आई, दैट इज 100। यदि मैं यहां से बात करूं वैल्यू की तो ये कितनी हो जाएगी? एक्स आई माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्यों अल्फा प्लस बीटा? क्यों? क्योंकि अल्फा डेटा को तो मैंने रिमूव कर दिया और बीटा डेटा को मैंने एंटर करा दिया। तो अल्फा माइनस अल्फा और प्लस बीटा, यदि मैं बात करता हूं अपॉन 10 इज इक्वल टू 10.1। ये डेटा एंट्री है मेरे पास, ठीक है। तो यहां से यदि अब हम कैलकुलेट करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आपके सामने आ गई 1। ये वैल्यू आ गई हमारे पास बीटा माइनस अल्फा की। यदि मैं आगे बात करता हूं तो हमें इधर दे रखा है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 100 इज इक्वल टू 2। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 10.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.99। ये वैल्यू हमें दे रखी है और इस वैल्यू को यदि मैं सोल्व करता हूं तो यहां से बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 20 आ जाएगी। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। यदि अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो इसके यदि हम फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर बन जाएंगे इसके बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 20। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू यहां से उठा के यदि मैं यहां पर पुट कर दूं तो बीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा आपका 20। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक और इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे लिमिट से। तो लिमिट दे रखी है आपको, लिमिट फ्रॉम x टेंडिंग टू 0 दैट इज e टू दी पावर x, e टू दी पावर 10x माइनस x माइनस 1
प्लस ln sec x प्लस 10x माइनस x डिवाइडेड बाई 10x माइनस x। ये क्वेश्चन में हमने इसकी लिमिट निकालनी है दोस्तों। तो देखिए यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसके अंदर तो tan 0 माइनस 0, तो tan 0 माइनस 0 क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और यदि हम ऊपर भी बात करें तो ये पूरी इक्वेशन भी क्या बन रही है दोस्तों, 0 बन रही है। तो फाइनली ये पूरी इक्वेशन क्या बन गई हमारे सामने, 0/0 बन गई। यदि पूरी इक्वेशन 0/0 बन गई तो इसके अंदर लॉपिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है। यदि लॉपिटल रूल की मैं बात करूं तो लॉपिटल रूल का मतलब है ऊपर और नीचे दोनों साइड में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे दोनों साइड में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करने की यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया जाएगा। तो यदि डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x, और अंदर वाले फंक्शन का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो e टू दी पावर 10x माइनस x, और -1 का 0 हो जाएगा, और 10x इंटू एक्स का इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस अब की बार e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, e टू दी पावर 10x माइनस x माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नीचे यदि हम डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ से 10x माइनस x है तो 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और माइनस 1। अच्छा एक टर्म वो रहेगी आपके सामने, यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या जाएगा ln sec x प्लस 10x, इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x और x का हो जाएगा -1, ये इसका टोटल डिफरेंशिएशन हो गया। और लिमिट है हमारे पास अभी भी x टेंडिंग टू 0। अब पूरे फंक्शन वैसे यदि e की पावर x को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x माइनस x, मतलब e की पावर 10x माइनस यदि इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 1 प्लस यहाँ पर भी e की पावर x को यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, e टू दी पावर 10x माइनस ई टू दी पावर x प्लस सेक x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर x माइनस 1। नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा आपको। तो देखो यदि इस पूरे फंक्शन को वापस से रिकैलकुलेट करके मैं लिखूं तो इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से दिखेगी आपको, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 ई टू दी पावर 10x माइनस ई टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर 10x sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस sec x माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x माइनस 1, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें तो e टू दी पावर 10x माइनस e टू दी पावर x प्लस sec x माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x माइनस 1, और प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगी आपके पास e टू दी पावर 10x sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस 1 sec स्क्वायर x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और इसके अंदर यदि अपन लिमिट पुट करते हैं तो फाइनली क्या जाएगा आपके सामने 0 प्लस 1 अपॉन sec x प्लस 1 प्लस ई टू दी पावर 10x। तो यहाँ पर e टू दी पावर 10x में यदि लिमिट पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके सामने 1, e टू दी पावर 0 मतलब 1, और ये 0 हो ही गया, और इसकी यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 1/2 प्लस 1, दैट इज आंसर 3/2। तो इसी प्रकार से मैथमेटिक्स का डिस्कशन अभी और जारी रहेगा, जुड़े रहिए। आगे आ रहे हैं हमारे सामने KS सर केमिस्ट्री का डिस्कशन लेकर। थैंक यू सर। सो बच्चों 2 क्वेश्चंस और आ गए यहाँ पर, तो इनको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और इनमें से जो 2 क्वेश्चंस आए हैं ना, इनमें से एक तो इजी है बट दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया था कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस। सो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का कंपेरिजन पूछा गया था। CH2 माइनस Br देन CH2 minus then CH2 minus
CHO, OCH3, CH2 माइनस। अब देखते हैं यहां पर, तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ये हम लोग क्लास में ही पढ़ते हैं और काफी सारे टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर अटैच्ड। रीजन ये होता है कि जो एनायन होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिचर होते हैं, तो ऐसे हम लोग ग्रुप लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, उससे विड्रॉ करे, तो स्टेबिलिटी क्या ये फील करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर अटैच्ड। अब यहां पर मैं अगर बात करूं तो ऐसे कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग शो कर रहे हैं, तो मैं बात करूं अगर CHO की, तो CHO क्या है बच्चों, माइनस आयन इफेक्ट शो करेगा। और अगर मैं बात करूं OCH3 की, तो ये बेंजीन से जुड़ा हुआ OCH3 है, तो मतलब ये क्या शो करेगा, प्लस आयन, क्योंकि ये रेजोनेंस कराएगा, तो मतलब ये क्या इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहां पर कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहां पर ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन जो होता है ये दोनों इफेक्ट शो करता है, माइनस आई भी शो करता है और क्या प्लस एम भी शो करता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर स्टेबिलिटी कंपैरिजन में, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा अपन का, मान लो यहां पर A, B, C और क्या D। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो C क्या हो गया अपन का, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। देन इसके बाद A लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो माइनस आई होता है, अगर हम एलोजेंस की बात करें बेंजीन रिंग पर, तो ये बोलते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये क्या करता है, डोमिनेंसी रखता है। तो यहां पर फिर लेंगे अपन क्या, A, देन उसके बाद क्या लेंगे B, और D वाला अपन का सबसे कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये ऑर्डर आना चाहिए यहाँ पर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा था, यहाँ पर इन्होंने रिवर्स मींस रिएक्शन पूछी हुई थी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर ये बोला गया था A SnCl2 प्लस HCl हाइड्रोलाइज करा दिया गया, तो यहाँ पर B बना गया। देन उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया KMnO4 H प्लस, तो यहाँ पर क्या है C बनाया गया। देन यहाँ पर क्या बोला गया था, रेड फॉस्फोरस है और Cl2 और यहाँ पर H2O। तो यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट दे के रखा था C3H5O2Cl, और यहाँ पर इन्होंने ये बोला है फाइनल प्रोडक्ट हैज 1 कायरल सेंटर। क्वेश्चन ये था आइडेंटिफाई ए आइडेंटिफाई करना था, यहां पर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये क्या है अपन का C3H5O2 क्या है Cl। तो अगर इसमें ये बोल के रखा है कि एक कायरल सेंटर आना चाहिए, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें क्या होगा, एक कायरल सेंटर आए। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, यहां पर मैंने Cl लगा दिया, तो दिस इज द कायरल सेंटर। तो अगर मैं बात करूं यहां पर अपने पास कार्बन भी 3 है, और हाइड्रोजन की बात करूं तो 3, 1, 4, 1, 5 और ऑक्सीजन 2, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर मैं बात करूं ये, तो ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, HBZ रिएक्शन है। तो मतलब ये है कि यहां पर जो रहा होगा अपन के पास क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा। अगर मैं KMnO4 की बात करूं, तो अब यहां पर अपन को सोचना पड़ेगा KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये 100% यहां पर मेरे को थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, क्योंकि SnCl2 प्लस HCl H3O प्लस, तो हम क्या करते हैं यहां पर साइनाइड से कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे को यहां से समझ में आ गया कि ये क्या होगा, यहां पर एल्डिहाइड होना चाहिए। और जब मैं क्या SnCl2 के रिवर्स जा रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए अपन का, साइनाइड होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो ये दिस इज द क्या है करेक्ट आंसर, ये आना चाहिए अपन का। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, दो मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आया है। क्वेश्चन आया है, दो लोकसेस गिवन है अपन को। फर्स्ट लोकस इज मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 6 आयोटा अपॉन z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। काफी फेमिलियर लोकस है अपने लिए। एंड एक लोकस है z माइनस 8 प्लस 2 आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा। अपन पढ़ते हैं कि z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का मॉड्यूलस अगर कोई लैम्डा आता है तो उसके दो लोकस पॉसिबल होता है। अगर ये रेशियो 1 है तो ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के। और अगर ये रेशियो 1 के अलावा कुछ और होता है तो ये सर्कल फ्रेम करता है। इसका मतलब है कि ये लोकस एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लोकस एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो आप सिग्मा मॉड z स्क्वायर बताइए। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लोकसेस और उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस के स्क्वायर के सम को पूछा गया। इससे स्टार्ट करते हैं। अगर आप समझ पाए तो ये 6 आयोटा और ये 2 आयोटा वाई एक्सिस पे बड़े दो पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट कुछ ऐसे बनेंगे। ये पॉइंट लगेगा 0,2 और ये पॉइंट लगेगा 0,6। अब ये लोकस इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन विच इज नथिंग बट वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा है तो एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर आएगी जो पास कर जाएगी बेटा जी 0,4 से। और क्योंकि ये y एक्सिस है तो ये एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल होगी और x एक्सिस के पैरेलल की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहला लोकस अपन y बराबर 4 को डिनोट कर देंगे जहां पे y है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसके सर्कल की बात कर लेते हैं। अब अगर अपन को पता है कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्योंकि आप इंटरसेक्शन पॉइंट इसी लाइन पे ढूंढ रहे हो, बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेट से ऐसा कोई सर्कल बनता तो हर बार जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स होगा। या यूं कहूं कि वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इन दोनों लोकसेस को सेटिस्फाई करेंगे उन कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 4 लॉग हो चुका है। इसका मतलब है मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए x,4 मान सकता हूं और जैसे ही मैं इसको x,4 मानता हूं तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z हो जाएगा x प्लस 4 आयोटा। और ये x प्लस 4 आयोटा जब मैं इसमें पुट करूंगा तो यहां से मैं x में क्वाड्रेटिक फ्रेम करूंगा जिससे अपन रूट्स निकालेंगे। देख लेते हैं। ये बन जाएगा सर अपने पास में x प्लस 4 आयोटा माइनस 8 प्लस 2 आयोटा। x प्लस 4 आयोटा माइनस 8 प्लस 2 आयोटा का मोड अपॉन x प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा x प्लस 6 आयोटा। रेशियो गिवन था 3/5। मजदूरी के सिवा कुछ नहीं बचा। स्क्वायरिंग करेंगे x माइनस 8 का स्क्वायर 4 और 2 6 का स्क्वायर लगेगा 36, x का स्क्वायर प्लस 36 बराबर 3 का स्क्वायर लगेगा 9, 5 का स्क्वायर लगेगा 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यूज कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। उन दोनों वैल्यूज को अपन z में रख देंगे तो पहली वैल्यू प्लस 4 आयोटा और x की दूसरी वैल्यू प्लस 4 आयोटा। लेट से पहली वैल्यू आई x1, दूसरी वैल्यू आई x2। तो पहला आंसर आएगा मॉड्यूलस ऑफ z1 का स्क्वायर आएगा x1 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दूसरा आएगा x2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये सम ऑफ रूट के स्क्वायर को डिनोट कर रहा है तो इसको देखो क्या कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस का 2x1 x2
प्लस 16 और 16 कितना हो गया बेटा जी 32। सम ऑफ रूट इस क्वाड्रेटिक के देख लेना, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां से देख लेना, इसका आंसर आ जाएगा। इजी टू गो क्वेश्चन। अगला सवाल डिस्कस करते हैं। एक सीरीज का क्वेश्चन आ रखा है, एक सीरीज गिवन है 729 81 9 1 एंड डॉट डॉट। बाकी सारी बात करने से पहले देखें इसको। 1 होता है 9 की पावर 0, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, और ये देखते ही पता चल गया कि ये जीपी गिवन है। और अगर ये जीपी गिवन है तो इसकी nth टर्म जो है वो मैं लिख सकता हूं a r कॉमन रेशियो 1/9 की पावर n-1। और ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया है 9 की पावर, साहब यहां से मिला 3, 9 को पलटाया 1 - n बना, 3 में ऐड किया 9 की पावर 4 - n, ये हो गया अपना जीपी की जनरल टर्म। सवाल कह रहा है Pn be the product of first n terms of the given sequence. Pn is the product of first n terms. Product represented by pi. n is equal to 1 से लेकर n तक के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या यहाँ 9 की पावर 4 - n लिख दें? और जब आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये साहब ऐसा बनेगा, 9 की पावर 1 रखेंगे तो आएगा 3, 9 की पावर 2, 9 की पावर 1, 9 की पावर 0, चलता जाएगा। और इसको अपन कलेक्ट कर लेंगे 9 की पावर में, तो एपी बनेगी कि नहीं बनेगी? एक एपी बन रही है जिसकी सम आ रहा है 3 + 2 + 1 + 0। और जिसकी लास्ट टर्म हो जाएगी 4 - n। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये बनेगा 9 की पावर 4 - n को आपने सम करना है, तो 4 - n का सिग्मा क्या होगा? 4 का सिग्मा होगा 4n, n का सिग्मा होगा nn + 1/2। ये pn आ गया अपने पास। क्वेश्चन ने अपन को बोला pn की पावर 1/n पे सिग्मा लगा दो, तो pn थोड़ा याद रखेंगे, 9 की पावर 4n - nn + 1/2। क्वेश्चन ने बोला सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर 40 pn की पावर 1/n, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3 की पावर अल्फा - 1/2 गुणा 3 की पावर बीटा, और ये वैल्यू अपन को बताने के लिए पूछा। दो गुणा 3 की पावर बीटा। चलो Pn पता चल गया था, Pn देख लेते हैं पीछे वाली स्लाइड में क्या था। Pn था 9 की पावर 4n - nn + 1/2, तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 9 की पावर 4n - nn + 1/2, और इस पूरे की पावर बोलेंगे बेटा 1/n। 1/n पावर से होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है। ये n ने इन दोनों n को कैंसिल कर दिया, यहां से अपने पास आ गया 9 की पावर 4 -n + 1/2, 9 की पावर 4 - n + 1/2, और इस पे लगा रखा है अपन ने सिग्मा। इस पे अपन ने सिग्मा लगा रखा है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 9 की पावर 4 को मैं सिग्मा से ले लेता हूं बाहर, क्योंकि 9 की पावर 4 का सिग्मा में कोई काम नहीं है, ये पलट जाएगा। n + 1/2, ये 2 पावर 9 को दे देते हैं, 2 पावर 9 को देंगे तो 9 की पावर 1/2 बोलेगा 3, तो ये बन रहा है 1/3 की पावर n + 1। यहां लगा दिया मैंने समेशन, n की वैल्यू 1 से लेकर 40। ध्यान से देखेंगे गाड़ी जीपी से शुरू हुई थी और जीपी पे ही खत्म होगी। सिंप्लीफाई करेंगे, 9 की पावर 4 को लिख सकता हूं 3 की पावर 8, क्योंकि मसाला सारा का सारा 3 की पावर 8 में पकाना है। 1/3 की पावर n + 1, 1/3 की पावर n + 1 को सॉल्व करते हैं। 1/3 की पावर n + 1 को अगर थोड़ा सा मैं आपको लिख के दिखाऊं तो n की वैल्यू 1 पे देखो ये क्या बन जाएगा,
ये n की वैल्यू 1 पे पड़ेगा, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 4, ऐसा बनेगा। तो जीपी का सम लिख देता हूं डायरेक्ट यहां पे। ए 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/3 की पावर n अपॉन 2/3। ये 2 पावर यहां से कटी कितनी पावर में, 3 की पावर 6 में। इसको मैंने लिखा 3 की पावर 40 माइनस 1, और ये 2/3 को हमने पलटा दिया, पावर हो गई 7। ध्यान से देखते रहना, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 2/3 का 3 पलटेगा, इस पे चिपका देता हूं, 3 की पावर 6 और 1 हो गया 3 की पावर 7। 3 की पावर 40 माइनस 1 बटे 3 की पावर 40, और इनटू में पड़ा है 2। 7 पावर 40 पावर से घटी 3 की पावर 33 में। कंपेयर कर सकते हैं इस फॉर्मेट से, 3 टू पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 पावर बीटा। 3 की पावर 40 माइनस 1, अल्फा बोलेगा 40, बीटा बोलेगा 33। सम पूछा था अल्फा प्लस बीटा का, आंसर इज नथिंग बट 73। थैंक यू सो मच। हाँ तो बच्चों अब थोड़े से फिजिक्स के सवाल देख लेते हैं अपन। एक सवाल आया है, जो आया है टर्मिनल वेलोसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स से। बोला गया है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक ड्रॉप है जिसकी रेडियस अपने को दी गई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर है इसकी वेलोसिटी vt इक्वल टू vt1 इक्वल टू अपने को दिया गया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोला है कि अगर 64 ड्रॉप्स इनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बनाई जाती है जिसकी रेडियस मान लो कुछ r0, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आएगी, vt2, ये बताना है अपने को। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है vt, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, r स्क्वायर के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इस नए वाले की r0 निकाल लेते हैं इसकी r के टर्म्स में, तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। तो 64 इंटू 1/4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई r0 का क्यूब, इस तरीके से बना कुछ। तो यहां से ये सब तो कट गया, और r0 इक्वल टू आ गया कितना, 4r, ठीक है। अब यहां से रेशियो निकाल लेंगे, vt1 अपॉन vt2 इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, या r1 बाई r2 का स्क्वायर। और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, r2 को 4r रख देंगे, इसको r रख देंगे, तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास में, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है कि किसी एक स्पेयर दे रखा है और बोला गया है कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है v इक्वल टू ए आर की पावर 2 प्लस बी, इस तरीके से। और हमारे को बोला है कि अगर इसकी रेडियस स्पेयर की r इक्वल टू कितना है, वो है 1 मीटर, तो हमारे को बोला गया है कि इस स्पेयर के अंदर चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे को पता है कि dv अपॉन dr माइनस dv अपॉन dr इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बाद में फ्लक्स के तरीके से अपन निकालेंगे E डॉट ए करके। तो यहां से E निकालते हैं तो E इक्वल टू माइनस, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 2AR, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे को बोला है कि चार्ज निकालना है, तो चार्ज Q इक्वल टू होता है फाई इक्वल टू होता है E डॉट ए। E हमारे पास में है -2AR, और A जो है इसका हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको आगे अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल जो है वो है एटॉमिक फिजिक्स से, कितना इन H लाइक एटम रेशियो ऑफ स्पीड इन टू ऑर्बिट इक्वल टू 3:2 दे रखा है,
और हमारे को पूछा है कि एनर्जी का रेशियो। तो हमारे को पता है कि जो वेलोसिटी होती है v1/v2, वेलोसिटी देखा जाए तो वो प्रोपोर्शन होती है किसके, n/z के, और जो एनर्जी होती है या z/n के, और जो एनर्जी होती है वो होती है z² के। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी का रेशियो हमारे को v1/v2 इक्वल टू कितना दे रखा है 3:2, तो एनर्जी का रेशियो हो जाएगा E1/E2 इक्वल टू 9/4, 9:4। डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं इसको। तो उसके बाद में एक सवाल जो है वो दे रखा है हमारा LCR सर्किट से, जिसके अंदर एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक इंडक्टेंस लगा हुआ है, और हमारे को बोला है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इनके रेजिस्टेंस इस तरीके से दिए हुए हैं कि ये तो 150 ओम, फिर ये 60 ओम और ये 70 ओम। ठीक है, हमारे को पता है कि जो, अच्छा इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है इसके अंदर पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे, हमारे को पता है पावर फैक्टर बराबर होता है R/Z। R हमारे पास में 60 ओम गिवन है, और अब बस Z निकालना है। Z इक्वल टू होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इस तरीके से ओमेगा यहां से निकालेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया 100 पाई। XL इक्वल टू ओमेगा L और XC इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा हमारे पास है, Z अपने पास आ ही जाएगा, तो यहां से अपन पावर फैक्टर फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में एक सवाल जो है वो इस तरीके से आया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सवाल है, पर वो एनसीईआरटी बेस है। किस तरीके से, हमारे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक तो किसका सोर्स और एक मैग्नेटिक वेव दी गई है। तो पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो है एक्स रेज, फिर उसके बाद में इंफ्रारेड, उसके बाद में माइक्रोवेव, उसके बाद में रेडियो वेव, और इनके सोर्स दिए गए हैं हॉट बॉडीज, एंड मॉलिक्यूल्स। इसका सोर्स जो है इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमारे को बोला गया है कि इनको मैच करना था भाई। तो ये तो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर हम एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ के गए तो उसके एग्जांपल्स के अंदर ये अपने को चीजें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस थे। अब आगे अपन अगला डिस्कशन देखते हैं।